हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है बांगचू। बांगचू नामक कहानी को भीष्म साहनी जी ने लिखा है और यह बांगचू नामक कहानी आपकी पुस्तक कहानी विविधा नामक पुस्तक से ली गई है और यह एमए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो बांगचू नामक कहानी का कथासार आज हम सुनते हैं। हिंदी कथा साहित्य में भीष्म साहनी का स्थान प्रगतिशील लेखकों के रूप में महत्वपूर्ण है। भीष्म साहनी मध्यम वर्गीय जीवन शैली को अपनी कहानियों के माध्यम से परिभाषित करने वाले कथाकार हैं। उनका दृष्टिकोण समाजोन्मुख है और समष्टिगत चेतना की भावना उनका मूल चिंतन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भीष्म साहनी जी की विविधा को रेखांकित करने वाले कथाकार हैं। भीष्म साहनी की कहानियों में प्रतीकात्मकता और सांकेतिकता का स्थान महत्वपूर्ण है। मानव जीवन की विसंगतियों और सामाजिक जीवन के संघर्षरत संदर्भ को साहनी जी ने अपनी कहानियों एवं उपन्यासों के माध्यम से बखूबी चित्रित किया है। तो दोस्तों, बांगचू भीष्म साहनी जी की प्रतीकात्मक कहानियों में महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। बांगचू कहानी प्रतीक योजना और सांकेतिकता के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहानी का मुख्य पात्र बांगचू पात्र भी है और प्रतीक भी। वह व्यक्ति भी है और राष्ट्र का प्रतिनिधि भी। उसकी चेतना सार्वभौमिकता का प्रतीक भी है और मानव मन की भावना का प्रतिनिधि भी है। एक तरह से बांगचू व्यष्टि और समष्टि का सम्मिलित रूप है। सामान्यतः मनुष्य की नियति होती है कि वह अपने परिवेश में घिरकर संघर्ष करता है और उसी संघर्ष में समाप्त हो जाता है। कभी कभी यह संघर्ष एकाकीपन की पीड़ा से युक्त हो जाता है। बांगचू भी एक राष्ट्र का प्रतिनिधि है लेकिन एकाकीपन की पीड़ा से भी मुक्त है। तो बांगचू कहानी का आरंभ एक सामान्य दृश्य से होता है जो अपने देश का प्रतिनिधि होते हुए भारतवर्ष में आया है। बांगचू एक चीनी यात्री है और वह भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए वयोवृद्ध प्रोफेसर तान सांग के साथ चीन से आया हुआ है। बांगचू सारनाथ के बौद्ध मठ में बौद्ध धर्म दर्शन का अध्ययन करने के लिए रुका हुआ है। सन 1929 ईस्वी में उसके देश चीन में उथल पुथल और संघर्ष के बाद वही भारत आया है। बांगचू ने भारत में कश्मीर से लेकर बनारस तक बौद्ध मठों में जाकर बौद्ध धर्म दर्शन का पूरा अध्ययन अनुशीलन किया। बौद्ध धर्म से जुड़े संग्रहालयों और मठों में जाना उसकी विशेष अभिरुचि थी। अर्थात दोस्तों, ये बांगचू नामक व्यक्ति है वो भारत का नहीं है, वह एक विदेशी है जो भारत में भारत की स्थिति जानने के लिए आया हुआ है और यहाँ के मठों संग्रहालयों आदि का ज्ञान करता है। उसे बहुत ही रुचि है यहाँ की सभ्यता, यहाँ का धर्म जानने की। भारतवर्ष में बांगचू का मित्र दिलीप था। वह अपने मित्र के साथ कश्मीर और दिल्ली तक की यात्राएं करता है। बांगचू को चीन या भारत की राजनीतिक परिस्थिति से कुछ भी लेना देना नहीं था। अर्थात वो राजनीति के उद्देश्य से चीन से भारत नहीं आया था। वह अत्यंत शांत भाव से बौद्ध धर्म और उसके जीवन की कथाओं से एक रस होकर जुड़ा हुआ था। पूरी कहानी भारत और चीन के अंतर संबंधों की भित्ति पर निर्मित है। भारतवर्ष में लगभग 5 वर्ष रहने के बाद बांगचू लगभग 2 वर्ष के लिए चीन वापस जाता है, लेकिन चीन के राजनीतिक हालात ठीक न होने के कारण वह दोबारा भारत लौट आता है। अर्थात उसे चीन से भी ज्यादा अच्छा भारत में लगता है। भारत लौटने पर उसे हर कदम पर चीनी होने का दंश झेलना पड़ता है। साम्राज्यवाद की शक्तियों से उबरकर वह भारत आता है, लेकिन उसके ऊपर स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र की इस कदर जोर आजमाइश होती है कि वह अपने जीवन से खिन्न हो जाता है। सारनाथ के जिस बौद्ध मठ में वह रहता है वहां उसका सेवक रसोइया उसका सच्चा हमदर्द था। यानी जब पहली बार वो भारत आया था उस समय उसे बहुत प्रेम सम्मान और इज्जत मिलती थी, लेकिन जब वह वापस चीन गया फिर चीन से
चीन की हालाती राजनीतिक परिस्थिति अच्छी ना होने के कारण वह जैसे ही भारत फिर से वापस आता है तो यहाँ पर खुफिया एजेंसियां उसके पीछे पड़ती हैं। लेकिन जब पुलिस की खुदाइशां बढ़ी तो उसका जीवन खंडित होने लगा। पुलिस प्रशासन द्वारा बांगचू की वह पोटली ले ली गई जिसमें उसके शोध से जुड़े पर्चे और सामग्रियां सुरक्षित थीं। यानी वो शोध कर रहा था तो पुलिस प्रशासन ने उसके शोध पर्चों को छीन लिया, उसकी सामग्री को छीन कर सुरक्षित रख दिया। इस पोटली को प्राप्त करने के लिए बांगचू बनारस से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करता रहा, लेकिन पोटली की पूरी सामग्री उसे नहीं मिल सकी। पोटली चले जाने की पीड़ा बांगचू के मन में कुछ ऐसे घर कर रही थी, ऐसे घर बना लिया था चिंता ने कि वह धीरे धीरे खंडित होने लगा। अंततः एक दिन सारनाथ के उसी मठ में बौद्ध कक्ष में बांगचू शरीर छूट जाता है। यानी बौद्ध मठ जहाँ है सारनाथ जी का, वहीं बांगचू अपना शरीर छूट जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसका भारतवंशी मित्र दिलीप उस बौद्ध मठ में जाकर बांगचू का ट्रंक और पोटली अपने साथ लेकर बाहर आता है और रसोइये की एक बात उसके कान में गूंज जाती है, बाबूजी आपकी बहुत याद करते थे, बहुत भले आदमी थे। ट्रंक और कागजों का पुलिंदा लेकर वह अपने घर की ओर निकल जाता है। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, परंतु एक बड़ा प्रश्न सामने छूट जाता है कि बांगचू चरित्र है या प्रतीक, निसंग मानवता का, सहानुभूति का। कहानी भीष्म साहनी की व्यापक और गहन दृष्टि का परिचायक है तथा सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश को अपने में समेटती है। तो दोस्तों, यह बांगचू नामक कहानी, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में लगातार और निरंतर प्रयासरत है। दोस्तों, इसी कहानी के साथ भीष्म साहनी के परिचय को, उनके जीवन को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ। हिंदी संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी सीखी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए, फिर पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की। बंटवारे से पूर्व, यानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले, थोड़ा व्यापार साथ ही साथ मानद अध्यापन किया। बंटवारे के बाद पत्रकारिता, इप्टा नामक मंडली में काम किया। बम्बई में काकेरी भी, फिर अम्बाला में एक कॉलेज में तथा खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्यापन, अर्थात इन्होंने अमृतसर में भी अध्यापन किया। तत्पश्चात स्थायी रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में साहित्य का प्राध्यापन किया, अर्थात यहाँ के प्रिंसिपल रहे। इसी बीच लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मॉस्को में अनुवादक के रूप में कार्य किया। अपने इस प्रवास काल में उन्होंने रूसी भाषा का यथेष्ट अध्ययन और लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद किया। करीब 2.5 साल नई कहानियों का सौजन्य संपादन किया। प्रगतिशील लेखक संघ तथा अफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी समृद्ध रहे। इनकी पुस्तकें हैं भाग्य रेखा, अगली पुस्तक है पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, बांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, चीले, झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती, मैया दास की गाड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास है। माधवी हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, यह भी एक कहानी है उनकी। आज के अतीत, यह आत्मकथा है। गुलेल का खेल बालोपयोगी कहानी है। अन्य पुरस्कारों के अलावा तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा हिंदी अकादमी दिल्ली का सलाह का सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु 11 जुलाई